इनमें इतना भी शर्म और हया नहीं है कि ये गोवा चले जाएं एक दिन, ये अपने बजरंग दल के लफंगों को लेकर, जहां आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है वहां खुलेआम गौ हत्या करा रही है और टनों टन टनों टन टन गौ का मांस मिल रहा है। जो 5-6 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें चुनाव के दौरान बीजेपी के जो मुखिया हैं 2 राज्यों के, मेघालय और नागालैंड, उन राज्यों में जो बीजेपी का नेता है, उसने नेताओं ने कहा है कि हम गाय का मांस खाते हैं, हम गाय का मांस खाते हैं और हमको कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी को इससे कोई, बीजेपी इसको बंद नहीं करना चाहती। और अडानी के उस पर तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि हम आपकी बनाई हुई कमेटी नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, वो कमेटी किस नतीजे पर पहुंचेगी, हालांकि उसमें भी कई क्वेश्चनेबल नाम हैं, कई वो नाम हैं जो अडानी के पाले हुए हैं, लेकिन चलिए, सरकार की बनाई हुई कमेटी की बात तो नहीं मानी गई। और उसके बाद मोदी जिस तरह से फंस रहे हैं, मोदी सरकार, ये इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत क्रांतिकारी फैसला आएगा कि हिंदू खतरे में हैं, इस सवाल को गरमाना होगा। और इस सवाल को गरमाने के लिए सिख खालिस्तानी मुद्दे लाने होंगे, दूसरे मुद्दे आपने पैदा कराने होंगे। तो ये 2024 की तैयारी हो रही है डॉक्टर रतन लाल जी। हिंदुत्ववादी और स्वयं मोदी जी, मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि जून 2013 के अंदर वो राइटर न्यूज एजेंसी को बात करते हुए ये बता चुके हैं, न्यूज एजेंसी को बात करते हुए, कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। और तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, अगर आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं, हिंदू होने के नाते, जो इस देश के मुसलमान हैं वो मुसलमान राष्ट्रवादी हुए, जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी हुए, जो जैन है वो जैन राष्ट्रवादी हुए। इसका मतलब है इस देश को तोड़ने का काम कोई पाकिस्तान या चीन से आकर नहीं करेगा, कोई इस्लामी संगठन नहीं करेगा, बल्कि उसको आरएसएस का कैडर जो अपने आप को बताते हैं मोदी जी, वही इस देश को तोड़ने का काम कर देंगे। और आप देखिए कि आरएसएस की भाषा, मोहन भगवत की भाषा, वीएचपी की भाषा, बजरंग दल की भाषा, ये अमृतपाल सिंह बोल रहा है। और वो बिल्कुल एक तरह से उसकी बात जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि अगर ये हिंदू बहुमत में है तो वो हिंदू राष्ट्र है, तो पंजाब के अंदर सिख बहुमत में है तो वो सिख राष्ट्र होना चाहिए। तो ये किस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किस तरह से पंजाब को नहीं खत्म कर रहे हैं बल्कि सारे देश को खत्म कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के बड़े अफसर जो अभी तक कहीं भी नहीं दिख रहे थे, वो इससे बातचीत करने आए और उसको छोड़ा गया, ये लवप्रीत को छोड़ा गया। और उसके बाद उसने ये कहा कि हमारा जो है भगत सिंह भी हीरो नहीं है, हमारे हीरो कौन है, भिंद्रा वाले हैं, हमारा हीरो भिंद्रा वाले हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरएसएस बीजेपी की तरफ से इसका कोई उस तरह से विरोध नहीं हुआ, इसकी इन सब बातों का, बल्कि समर्थन ही रहा। एक लंबे अरसे बाद खालिस्तान शब्द फिर चर्चा में। क्या है खालिस्तान आंदोलन का इतिहास और कैसे समझे? इतिहास के छात्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम भी समझें और आपको भी समझाएं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एक लंबे अरसे बाद शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं और हमने आग्रह किया कि खालिस्तान आंदोलन क्या है, कैसे शुरू हुआ और अभी किस वजह से चर्चा में है, जरा विस्तार से हम लोगों को समझाएं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। हाँ, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही है, अम्बेडकर नामा के सुनने देखने वालों से बात हो रही है। मैं किन्हीं वजूहात के बिना पर बिल्कुल उन जगहों पर था जहां पर कोई इंटरनेट नहीं होता है, तो आपसे बस सलाम दुआ ही हो पाती। आपकी शक्ल देखे हुए मुझे इतने दिन हो गए थे। अम्बेडकर नामे के मैं प्रोग्राम से नहीं देख पाया, इतनी चीजें बढ़ गई, लेकिन अब रेगुलर रहूंगा भाई। और
एक बहुत दुख रहता था, एक परेशान रहता था कि अम्बेडकर नामे पर नहीं आ पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत सही विषय चुना है। तमाम दोस्तों को सलाम, तमाम बहुजनों को सलाम, और इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जो ये जो सारा खालिस्तान का एक बार फिर शुरू हुआ है, याद रखें कि किन हालात के अंदर ये शुरू हुआ है। और पिछली बार जब ये खालिस्तान का मामला शुरू हुआ था 84 के आसपास, 80 के जी 1980 के दशक में, तो कांग्रेस को इल्जाम मिला था, और उस पर बहुत पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं कि कैसे सिखों को बांटने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक ज्यादा गरम सिख पंथ पैदा कराया था, भिंडरावाले को पैदा किया था, और उसका जो नुकसान उठाना पड़ा था पूरे देश ने, हमने उसको देखा था। और वो जो एक बार एक बोतल से जिन निकाला गया था, फिर बाद में जो जिन निकालते हैं बोतल से, वो सोचते हैं वो जिन वापस बोतल में आ जाएगा, वो आता नहीं है। और इस बार ये खेल आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है, इसको जरा समझने की जरूरत। जी जी जी। यानी ये जरा सा मैं बता दूं कि क्या किस्सा है अभी फिलहाल। एक साहब है अमृतपाल सिंह। हम्म अमृतपाल सिंह जी जो हैं, ये बिल्कुल क्लीन शेव्ड हुआ करते थे, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, ये सिख धर्म के जो हिसाब से जो होनी चाहिए, केश नहीं रखते थे। और ये दुबई के अंदर अपने एक रिश्तेदार के साथ रहकर ट्रांसपोर्ट का काम शायद करते थे। लेकिन वहां से वो काफी गर्म मैसेजेस सोशल मीडिया पर भेजते थे, वो भिद्रावाले के सपोर्ट में भेजते थे। और जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन की भी वो इस तरह से आलोचना करते थे कि वो दीप सिद्धू नाम का जो एक एक्टर, जो मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये बंदा जो था, ये मोदी सरकार और उनके जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इम्प्लांट किया गया था किसानों के बीच में, ताकि उसको डीरेल करने के लिए। और आप जानते हैं कि कैसे किस तरह से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, कुछ हत्याएं भी की थी, वो निहंगों को इस्तेमाल किया गया था, और इसमें ये दीप सिंधु का बड़ा रोल था। और जी दीप सिंधु के साथ अलैदगी और अलग हुआ था किसान आंदोलन। और उसके बाद जी ये वो शख्स है जो लाल किले के अंदर निशान साहब जिसने लहराया था। यानी किसान आंदोलन को कहीं और जाना था, और ये उसको तोड़कर, ये सारे जो आपस का नियम और तय हुआ था उसको तोड़कर ये ट्रैक्टर्स लेकर निकल गए थे। और उसके बाद किसान आंदोलन की जो बदनामी हुई थी, किसान आंदोलन उससे पूरी तरह से अलग अलग उनको कर लिया था। ये उनकी तारीफ में लिखा करता था। तो खैर, ये वहां रह रहा था। लेकिन पिछले दिनों जब पंजाब के अंदर एक राजनीतिक वैक्यूम आया है, राजनीतिक रिक्तता आई है, और आपने भी जो उम्मीद बंधाई थी वो खत्म हुई है, तो जो प्यादे हैं आरएसएस को, खालिस्तानी प्यादों की शायद जरूरत पड़ी है। और ये साहब अचानक भिंडरावाले के ड्रेस में पूरा सिख धर्म की सारी चीजों को मानते हुए ये यहाँ अवतरित हो गए। ये मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनके बारे में, ये दुबई में क्या कर रहे थे वो नहीं पता था। क्योंकि गल्फ जो है वहां पर पूरा हमारा जो रॉ है और हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका खास नजर करम रहती है उस वहां के शासकों पर भी। हम ये जानते हैं कि वहां के एक शासक की बच्ची जो है, वो अपने वुमनाइजर बाप और बहुत जालिम बाप, जो वहां का शेख भी है, वहां से बचकर भागी थी। तो कैसे भारत की नौसेना ने उसके बच्चे का जो जहाज था वो उठाकर, हेलीकॉप्टर से उठाकर उस अय्याश शेख के घर पर पहुंचा दिया था, उसके महल में पहुंचा दिया था, हम जानते हैं। तो ये बंदा जो लिख रहा था वो सबको, इंटेलिजेंस को पता था। और हम जानते हैं कि मोदी के खिलाफ जो लिखता है, मोदी हिंदुत्व के खिलाफ जो लिखता है, वो सारी दुनिया के रिसर्चर्स, उसमें कई सिख होते हैं, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है
कि वो भारत विरोधी हैं और वो मोदी विरोधी हैं, लेकिन इसको आने दिया गया, इसको आने दिया जाता है और ये आकर सबसे पहले ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलता है। ये कहता है कि ये ईसाई जो है यहाँ कन्वर्जन करा रहे हैं, और ये इतना बड़ा झूठ था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उस तक ने इसमें कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, समस्या है, लेकिन ये हिंदू सिखों और ईसाइयों के बीच में लड़वाने का जो है वो ठीक नहीं है। ये सिख संगत को, उन्होंने कहा कि सिख संगत को बांटने की बात है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो किसान आंदोलन को खत्म करने की बात थी, ये शख्स जो है उसके बाद ये जिस इलाके में इसका बहुत असर है वहां कुछ गांव में इन्होंने मुसलमानों पर भी हमला किया, मुसलमान पंजाबियों पर, जो पंजाब के रहने वाले मुसलमान हैं उन पर भी हमला किया, और आरएसएस बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इसको वेलकम किया, इसको अमृतपाल सिंह को वेलकम किया कि ये तो हमारा एजेंडा लागू कर रहा है और इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो अभी सबसे ज्यादा जो ये खबरों में आया, जो इन्होंने बहुत शर्मनाक काम किया, वो इनका एक सपोर्टर है वरिंदर एक आदमी है चकमोर साहब में, उनको अगवा किया। इनका एक खास चेला है अमृतपाल सिंह का, लवप्रीत सिंह तूफान, तो उसको पुलिस ने उस वरिंदर को अगवा किया गया था, उनके मार पिटाई की गई थी, एक मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद गुरु ग्रंथ साहब को आगे रखकर इन्होंने एक थाने पर हमला किया, अजनाला थाने के अंदर हमला किया, और उसके अंदर पुलिस वालों को बहुत मारा पीटा गया और बहुत खून खराबा हो सकता था, लेकिन पंजाब की जो पुलिस थी वो पूरा दब गई, एक तरफ हट गई, और पंजाब पुलिस के बड़े अफसर जो अभी तक कहीं भी नहीं दिख रहे थे वो इससे बातचीत करने आए और उसको छोड़ा गया, ये लवप्रीत को छोड़ा गया, और उसके बाद उसने ये कहा कि हमारा जो है भगत सिंह भी हीरो नहीं है, हमारे हीरो कौन है, भिंद्रावाले हैं, हमारा हीरो भिंद्रावाले हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरएसएस बीजेपी की तरफ से इसका कोई उस तरह से विरोध नहीं हुआ, इसकी इन सब बातों का, बल्कि समर्थन ही रहा। जो चीजें अम्बेडकर नामा के साथियों को, दोस्तों को समझने की है वो ये है कि किसान आंदोलन ने मोदी के राज में पहली बार किसी एक आंदोलन ने उसका सर झुकाया था, उसको अपनी एक पॉलिसी, एक नीति को वापस लेना पड़ा था जो वो अडानी और अंबानी के साथ मिलकर कर रहा था। मोदी साहब इसको भूले नहीं, मोदी साहब किसान आंदोलन से जो बदला लेना चाहते हैं ये उसका एक नया पैंतरा है। वो पैंतरा ये है कि किसान आंदोलन, पंजाब का जो किसान है जो ज्यादा सिख है उसको उसमें दरार डालेंगे, उसको ये कहेंगे कि मुसलमानों से तुम्हें खतरा है जिनकी बिल्कुल आटे में नमक से भी कम इनकी तादाद है, ईसाइयों की तादाद भी उसी तरह से है। तो किसान आंदोलन में कि सिख धर्म खतरे में है, उनका जो हिंदू धर्म खतरे में है, उस आयोजन को पूरा करने के लिए उनको ये सिख धर्म खतरे में है, ये वहां पैदा कराना पड़ेगा, ये पंजाब के अंदर पैदा कराना पड़ेगा। और आप एक मजे की बात बताऊं कि ये जो अमृतपाल सिंह है ये एक तर्क के अंदर एक बड़ा मजेदार तर्क देते हैं कि जब ये देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है तो इस देश में सिख जो है, जहां सिख रहते हैं वहां सिख राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। और ये हिंदुत्ववादी और स्वयं मोदी जी मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि जून 2013 के अंदर वो राइटर न्यूज एजेंसी को बात करते हुए ये बता चुके हैं, न्यूज एजेंसी को बात करते हुए कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। और तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, अगर आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं, हिंदू होने के नाते जो इस देश के मुसलमान हैं वो मुसलमान राष्ट्रवादी हुए, जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी हुए, जो जैन है वो जैन राष्ट्रवादी हुए, इसका मतलब है इस देश को तोड़ने का काम कोई पाकिस्तान या चीन से आकर नहीं करेगा, कोई इस्लामी संगठन नहीं करेगा, बल्कि उसको आरएसएस का कैडर जो अपने आप को बताते हैं मोदी जी, वही इस देश को तोड़ने का काम कर देंगे। और आप देखिए कि आरएसएस की भाषा, मोहन भगवत की भाषा,
वीएचपी की भाषा, बजरंग दल की भाषा, ये अमृतपाल सिंह बोल रहा है। और वो बिल्कुल एक तरह से उसकी बात जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि अगर ये हिंदू बहुमत में है तो वो हिंदू राष्ट्र है, तो पंजाब के अंदर सिख बहुमत में है तो वो सिख राष्ट्र होना चाहिए। तो ये किस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किस तरह से पंजाब को नहीं खत्म कर रहे हैं बल्कि सारे देश को खत्म कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए कि ये अचानक क्यों उनको अमृतपाल सिंह की जरूरत पड़ी है, क्यों उनको भिंडरावाले को ग्लोरीफाई करने की जरूरत पड़ी है। बात यह है कि सारे देश के अंदर मोदी साहब के राज की थू थू हो रही है। ये अडानी के बाद तो खास तौर पर अडानी का जो पकड़ा गया है वो सब है। बेरोजगारी का जो हाल है, एजुकेशन का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, गुर्बत की जो कंडीशन है, हमारे यहाँ जिस तरह से हम सारे इंडेक्सेस में, हर चीज के मापदंड में, गरीबी के अंदर दुनिया में हम कई पायदान ऊपर चढ़ जा रहे हैं, हम औरत पर हिंसा पर कई पायदान चढ़ जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि हिंदू खतरे में है, इस सवाल को गरमाना होगा। और इस सवाल को गरमाने के लिए सिख खालिस्तानी मुद्दे लाने होंगे, दूसरे मुद्दे आपने पैदा कराने होंगे। तो ये 2024 की तैयारी हो रही है डॉक्टर रतनलाल जी, 2024 की तैयारी है। और आप ये देखेंगे कि अभी जो 3 जगह के चुनाव जिसके नतीजे आज आ रहे हैं, वहां पर भी जो डंका बजना था आरएसएस बीजेपी की सरकारों का, वो नहीं बजा है, वो नहीं बजा है। वो यानी एक राज्य में तो हालत ये हुई है कि वहां एक सरकार जो आरएसएस बीजेपी और लोकल पार्टी बना मिलाकर चला रही थी, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, वहां एक दूसरे के खिलाफ उसमें लड़े हैं। और वहां बीजेपी को 5 सीटें या कुछ इस तरह की सीटें हैं, मेरे को अभी लेटेस्ट नहीं पता है। लेकिन और आप महाराष्ट्र में देखिए कि बीजेपी ने अपनी एक सीट हारी है, बीजेपी ने उसकी पुश्तैनी सीट जो थी वो हारी है, कांग्रेस ने उस सीट को जीता है। और अडानी के उस पर तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि हम आपकी बनाई हुई कमेटी नहीं मानेंगे, उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। वो कमेटी किस नतीजे पर पहुंचेगी, हालांकि उसमें भी कई क्वेश्चनेबल नाम हैं, कई वो नाम हैं जो अडानी के पाले हुए हैं। लेकिन चलिए, सरकार की बनाई हुई कमेटी की बात तो नहीं मानी गई। और उसके बाद मोदी जिस तरह से फंस रहे हैं, मोदी सरकार, ये इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत क्रांतिकारी फैसला है, बहुत क्रांतिकारी फैसला है कि उसके अंदर अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये जो अपने घरेलू नौकरों को जो कमिश्नर बना दे रहे हैं मोदी जी, वो सिलसिला टूटेगा। इसका नतीजा 2024 के बाद हमारे सामने आएगा। 2024 की तो पूरी तैयारी उन्होंने की है। अभी जिस बंदे को बनाया है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो 2024 का चुनाव करा पाएगा, ये सच है। तो लेकिन इस वजह से अमृतपालों की जरूरत इनको पड़ेगी। और आप ये देखेंगे कि हरियाणा में, क्योंकि वहां हिंदू हैं ज्यादा, तो वहां पर एक नया खेल खेला जा रहा है। वहां मुसलमानों के खिलाफ हिंदू किसानों को, वहां के किसान भी बहुत एकताबद्ध होकर आए थे इस आंदोलन के अंदर। लेकिन वहां देखिए क्या खेल किया जा रहा है कि गैया के नाम पर कि ये गौ हत्या करना चाहते हैं, जिनको जुनैद और नसीर को जिनको जलाकर मारा है, उनके पास ना कोई गाय थी ना गाय का मांस था। उनको बजरंग दल के नाम पर जो गुंडे गौ की सेवा का काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको जलाकर मारा और उनको उस एक ऐसी गाड़ी में लेकर गया जो सरकारी गाड़ी थी, जहां पर उनके खून मिले। मजे की बात यह है डॉक्टर रतनलाल जी कि ये लोग जो गौ हत्या को रोकने की बात करते हैं, इनमें इतना भी शर्म और हया नहीं है कि ये गोवा चले जाएं एक दिन, ये अपने बजरंग दल के लफंगों को लेकर, जहां आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है वहां खुलेआम गौ हत्या करा रही है और टनों टन टन गौ का मांस मिल रहा है। जो 5-6 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें चुनाव के दौरान बीजेपी के जो मुखिया हैं 2 राज्यों के, मेघालय और नागालैंड, उन राज्यों में जो बीजेपी का नेता है
उसने नेताओं ने कहा है कि हम गाय का मांस खाते हैं, हम गाय का मांस खाते हैं और हमको कोई नहीं रोक सकता, बीजेपी को इससे कोई, बीजेपी इसको बंद नहीं करना चाहती। तो ये जो मुसलमानों को मारने के लिए जो गौ हत्या की बात कर रहे हैं, इनको गोवा पता नहीं है, इनको कर्नाटका पता नहीं है, इनको मेघालय, नागालैंड, इनको मणिपुर पता नहीं है। वहां पर किस तरह से आरएसएस और बीजेपी की सरकारें जो हैं गौ हत्या कराने, मामला बिल्कुल साफ है कि ये जो है, ये एक खास मकसद से इस काम को करा रहे हैं। और आप ये बात देखिए, जो मुसलमानों को सीधा करने के लिए जो ये कर रहे हैं, ये हिंदू, हाँ जी, यानी हरियाणा के अंदर जहां पर बजरंग दल और पुलिस में क्या फर्क है वो पता करना मुश्किल है, विश्व हिंदू परिषद और वहां की सरकार में क्या फर्क, क्या अंतर है पता करना मुश्किल है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं, वो दोनों आरएसएस के खाटी कार्यकर्ता हैं और वो जी हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं। तो वो एक तरफ जहां इस सब को होने दे रहे हैं और वहां पूरा पंचायतें हो रही हैं कि अगर अगर राजस्थान की सरकार, जहां पर कत्ल के मुकदमे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लफंगों के खिलाफ हुए हैं, अगर वो आएंगे तो अपने पैरों से चलकर आएंगे, तो पैरों से जा नहीं पाएंगे। ये जी हरियाणा राज्य जहां ये हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां एक हत्यारा और बलात्कारी बाबा है, उसका नाम है गुरमीत सिंह। उसको दो बलात्कार में जो उसके आश्रम में बच्चियां थीं, उनके साथ बलात्कार करने के लिए उसको सजा हो चुकी है, 2 हत्याओं की सजा हो चुकी है। उसने एक जर्नलिस्ट जिसने 10 साल पहले उस पर उसके सारा जो ये हो रहा था सच्चा सौदा, सच्चे सौदे के नाम से जो कुछ कर रहा था, उसका भंडा फोड़ किया था, उनकी हत्या हुई थी, उसको लगातार वो पैरोल दे रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं 20-20, 25-25 दिन की, ताकि बाहर जाके अपना जन्मदिन मना सके, वो जाके प्रवचन कर सके। उसमें प्रवचन में आरएसएस बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं। उनको इनको गौ माता के नाम पर जो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, इसको ये बाबा ने, वो उन बच्चियों के साथ बलात्कार के जुर्म में इनको उम्र कैद की सजा हुई है, जो मुसलमान नहीं थी, जो ईसाई नहीं थे, बच्चियां। तो आप ये देखिए कि वहां किस तरह से बांटने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इसको हमको समझना चाहिए। एक तरफ गौ हत्या को बचाने की लड़ाई है, और गौ हत्या वो जो आरएसएस बीजेपी की सरकारें बहुत सारी जगह कराती हैं, वहां नहीं जाते हैं ये किसी को मारने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए। वहां का गोवा के चीफ मिनिस्टर को पकड़ के नहीं लाते हैं ये, वहां पर कोई प्रदर्शन लेकर भी नहीं जाते हैं। और लेकिन हरियाणा के किसान आंदोलन को बांटने के लिए यहाँ गाय का सवाल उठ रहा है, वहां खालिस्तान का सवाल उठ रहा है पंजाब के किसानों को बांटने के लिए। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरमीत सिंह जो है, गुरमीत सिंह को जो हम छूट दे रहे हैं, जो 20-20, 25-25 दिन का 4 बार हम उसको पैरोल दे चुके हैं, वो हार्डकोर प्रिजनर नहीं है। ये कानून की भाषा में एक नया टर्म जोड़ लीजिए, हार्डकोर प्रिजनर। यानी वो हार्डकोर प्रिजनर नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वो शायद हार्डकोर प्रिजनर और क्रिमिनल कट्टर कैदी नहीं है, कट्टर वो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि शायद जब वो 100 रेप करेगा और 100 कत्ल करेगा, उसके बाद ये कट्टर माना जाएगा। तो आरएसएस की ये परिभाषा, गौ के लिए लोगों की हत्या करेंगे और बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को छूट देंगे। तो ये 2024 की तैयारी के अंदर ये देश के हर हिस्से को आग के हवाले कर देंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे डॉक्टर रतनलाल। जी जी जी। चलिए सर, शुक्रिया। और आपने बड़ा जो इंटर कनेक्शन है इन सारे इवेंट्स में, क्या क्या घालमेल है, आपने ठीक है उसको भाई, समझाया उसको। जी, शुक्रिया सर।